हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो जैविक प्रक्रियाएं वाला जो चैप्टर था हमारा पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन, ठीक है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड आपका रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। क्लियर? तो ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था इसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देखा था आप लोगों का उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, और श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र भी आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पौधों में जैविक प्रक्रिया। पहले के लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे जो मनुष्य हैं, ठीक है, उनमें ही क्या होती है, जैविक प्रक्रिया होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे भी हमारे क्या हैं, एक सजीव प्राणी हैं, तो उनमें भी सारी जैविक प्रक्रियाएं जो हैं वो हमें संपन्न होती हैं, ठीक है। जैविक प्रक्रियाएं जो जंतुओं में होती हैं पौधों में नहीं होती है, ऐसा लगता था। लेकिन और जो पौधे हैं वो सिर्फ मिट्टी की सहायता से, मतलब कि पौधों में क्या है, मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी की सहायता से ही जो पौधे हैं वो जीवित रहते हैं, उनको और किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में जब ये प्रूफ हुआ कि जो पौधे हैं वो भी क्या है, सजीव हैं, वो भी हमारी तरह लिविंग बीइंग है, क्लियर, तो उनमें भी हमारी तरह ही जैविक प्रक्रियाएं, जो लाइफ प्रोसेस जो है हमारे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, वो हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया पौधों में जैविक प्रक्रिया की बात कि प्लांट्स भी क्या है, सजीव हैं, तो उनमें भी जैविक प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि पोषण एवं श्वसन। अब पोषण एवं श्वसन हम जंतुओं में नहीं, पौधों में देखने वाले हैं। हम लोगों ने न्यूट्रिशन और जो श्वसन है, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन को हम लोगों ने देखा था जंतुओं में, ठीक है। आज की क्लास में हम किस में देखेंगे, पौधों में, कि कैसे उनमें पोषण होता है, कैसे उनमें श्वसन की जो क्रिया है होती है, ठीक है। पहले जब ऐसा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा था तो लगता था कि पौधे जो हैं सिर्फ मिट्टी की सहायता से बढ़ते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पौधे को मिट्टी में लगाकर, ठीक है, उसमें क्या किया, उन्होंने कंटिन्यूअसली पानी डालते गए, ठीक है। तो जो पौधे का वेट था वो 35 गुना तक बढ़ गया, क्लियर। और जो मिट्टी या गमले के अंतर में थोड़ा सा ही अंतर पाया गया। तो उन्होंने ये पाया कि पौधों में पोषण के लिए उन्हें किसकी जरूरत है, पानी की, ठीक है। तो पानी की सहायता से पौधे बढ़ते हैं, क्लियर। तो उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, और उसके बाद बात चलती गई कि जो पौधे होते हैं उनको हवा की उपस्थिति में वो क्या है, बढ़ते हैं, ठीक है। हवा में कोई तो ऐसी चीज उपस्थित है जो पौधों को बढ़ने में सहायक होती है, पौधों को बढ़ने में वो हेल्प करती है, ठीक है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक एक्सपेरिमेंट है, एक बंद जार है, ठीक है, उसमें मोमबत्ती है, तो ये मोमबत्ती बुझी हुई है, क्लियर। और वही अगर आप उसमें पौधा रखें और एक मोमबत्ती दें तो क्या है, वो जलने लगती है। मतलब कि पौधे कोई ऐसी हवा को या कोई ऐसा गैस रिलीज करते हैं जो जलने में सहायक होती है। तो बाद में हमें यही पता चला कि पौधे जो हैं ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन गैस ऐसी गैस है जो जलने में सहायक होती है, क्लियर। और जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या है, जिसमें बहुत तेजी से जलती थी और जो जंतुओं के क्या है, जीवन के लिए भी सहायक होती है। तो हमें क्या फाइनली ये पता चला कि पौधे कुछ ऐसी गैसें को रिलीज करते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, जो जलने में सहायक होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है, ठीक है, जो किसके द्वारा, पौधों के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये क्या है, ये जलने में सहायक है, क्लियर। तो ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो जलने में सहायक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग
कि जिस तरह से श्वसन की प्रक्रिया में हमने पढ़ा था कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की ग्लूकोज के साथ क्रिया होती है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनने के साथ साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा क्या है, उसमें ऑक्सीजन गैस भी जो है वो क्या होता है, साथ साथ ऊर्जा निकलती है। क्लियर? तो यही हम देख रहे थे। फिर वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ये जो क्रिया है वो क्या होती है, वो दिन में ही, दिन के समय में तेज होती है और जैसे जैसे रात होते जाता है, जैसे जैसे रात होते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ये जो दर है वो धीमी पड़ती जाती है। क्लियर? और हम हमेशा यही देखते हैं कि जो सुबह के टाइम होता है, सुबह के टाइम पर जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। क्लियर? और रात के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों के निर्माण को वैज्ञानिक संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण, तो क्या है प्रकाश संश्लेषण? तो जो सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बनने का जो प्रोसेस होता है, बनने की प्रक्रिया ही क्या होती है, वो कहलाती है संश्लेषण। ठीक है, लेकिन यही प्रोसेस जब प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संश्लेषण या फिर सिंथेसिस। ठीक है, और यही प्रकाश की उपस्थिति में या लाइट की उपस्थिति में हो तो इसे ही हम क्या कह देंगे, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बनने की प्रक्रिया संश्लेषण और प्रकाश की उपस्थिति में हो तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये क्लियर हुआ आपको कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरल पदार्थों से जो जटिल पदार्थ है उनमें उनका निर्माण को ही क्या बोलते हैं, संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, चाहे वो आपका ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उसके निर्माण में कहीं ना कहीं पौधे जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वही सहायक होते हैं, वही हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो ऑक्सीजन गैस जो रिलीज करते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो भी क्या है, पौधों के द्वारा ही रिलीज होती है। क्लियर? तो अब हम क्या देखेंगे कि पानी से तो केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही मिलता है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो ग्लूकोज के लिए, उसके लिए कार्बन कहाँ से आया, तो उसके लिए जो कार्बन है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का रिएक्शन होता है। H2O का रिएक्शन होता है किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, और इसमें कौन से क्लोरोफिल, जो पौधों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है यही इसको हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज, ये सरल अणु है, ये जटिल अणु C6H12O6 प्लस 6O2 जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है। क्लियर? ये आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ जो ये 12H2O होता है, इसका जो आधा अणु मतलब कि 6H2O जल जो है वो भी इसके साथ रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि
ये जो प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, वो पौधों में मुख्यतः कहाँ पर होता है? ठीक है, तो पौधे में मुख्यतः क्या होता है? पौधे में रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, इन रंध्रों में एक ही थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, ये जो थैलीनुमा संरचना होती है, इसमें हम क्या कहते हैं? हरित लवक होता है। ठीक है, हरित लवक का जो व्यास होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के व्यास का लगभग दुगना होता है। इसमें ये सिक्के जैसी संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। और ये जो सिक्के जैसी संरचना है, ये जो बंच में होता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? तब हम इसको कह देते हैं ग्रेना। ठीक है, और ये जो डॉट 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 वाला पोर्शन आपको दिख पा रहा है, ये क्या होता है? स्ट्रोमा। क्लियर? और ये पूरा कंप्लीट क्या कहलाएगा? ग्रेना। और अगर सिंपल अगर हम एक जो सिक्का दिख रहा है उसकी बात करें तो ये क्या है? थैलाकॉइड। क्लियर? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो वो ग्रेना पार्ट में होता है, और अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश आधारित क्रियाएं होती हैं, जिनसे पानी का अपघटन होकर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस बनता है। ठीक है, तो पानी का ही अपघटन होकर क्या बनता है ऑक्सीजन गैस। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचनाएं और उनका कार्य। क्लियर? चलिए, परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर में रिक्वायर्ड जो भी चीजें हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसका परिवहन करता है थ्रू आउट पूरे शरीर में। तो हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचनाएं एवं उनका कार्य। परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचनाएं एवं उनका कार्य। तो क्या है परिवहन तंत्र के लिए क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है? चलिए जानते हैं, पहले उससे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, सभी जीवों के शरीर में जैविक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी पदार्थ एवं जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन होता है। मनुष्य के शरीर की रक्त वाहिनियों के बारे में हम जानते हैं, है ना? इसी प्रकार से पौधों में भी विभिन्न प्रकार की नलियों की व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, इन नलियों की विशेष व्यवस्था का अवलोकन हम इस तरह से करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लास्ट की क्लास मतलब कि प्रीवियस क्लास जो आप लोग के 8-9 की क्लास है, उसमें पौधों में 2 ऊतक होते हैं। पौधों में 2 ऊतक होते हैं, एक जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 2 ऊतक है, एक है जाइलम ऊतक और दूसरा है फ्लोएम ऊतक। ठीक है, तो ये क्या होता है? जिनसे मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोएम है, ये जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, वही क्या करते हैं? वही पदार्थों के परिवहन में सहायक होते हैं। कोई भी पदार्थ, चाहे वो पानी हो, चाहे खनिज हो, चाहे लवण हो, चाहे भोजन हो, उसके क्या करते हैं? उसके परिवहन में सहायक कौन है? जाइलम और फ्लोएम ऊतक। क्लियर? उसके बाद हम बात करें, उसके बाद विभिन्न प्रकार के पदार्थों का इन्हीं लोग परिवहन करते हैं। पौधों के परिवहन संबंधी ऊतक अर्थात संवहन ऊतक जड़ों के अंदर की तरफ होते हैं तथा तनों में बाहर की तरफ होते हैं। क्लियर? तो क्या बोल रहा है? पौधों के परिवहन संबंधी ऊतक अर्थात संवहन ऊतक जड़ों के अंदर की तरफ होते हैं तथा तनों में बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, जड़ों में अंदर की तरफ होंगे और तनों में बाहर की तरफ। संवहन ऊतक जो हैं वो जड़ों में अंदर की तरफ
ठीक है, और तनु में बाहर की तरफ क्या होते हैं? जड़ों में अंदर की तरफ और तनों में बाहर की तरफ संवहन ऊतक। ठीक है, उसके बाद एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री क्या होंगे? ऐसे पौधे जिनका जब अंकुरण होता है तो वो क्या देंगे? सिर्फ एक बीज देंगे। ठीक है, और ऐसे पौधे जो अंकुरण के बाद 2 बीज देते हैं वो द्विबीजपत्री कहलाते हैं। ठीक है, जड़ और तने के अलावा पत्तियां और जो फूल हैं, ठीक है, जड़ और तने के अलावा पत्तियां, फूल, फल, ये सब भी जो हैं वो क्या करते हैं? वो भोज्य पदार्थ या फिर कोई भी पदार्थ है उनके परिवहन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जड़ और तने ही हमें परिवहन में सहायता करते हैं, उसके अलावा जो पत्ते, फूल, पत्ती ये सब भी हैं, ये भी परिवहन में सहायक सिद्ध होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम बोले तो जो जाइलम होता है वो जड़ों में, जो जड़ है, जड़ में जो पानी है, ठीक है, जड़ से जो पानी रहता है, पानी के अंदर क्या रहते हैं? जितने भी लवण हैं, खनिज पदार्थ हैं, सब उसमें घुले हुए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? जाइलम जो ऊतक होता है उसमें एक स्पेस रहता है, ऐसे स्पेस होता है। ठीक है, ये क्या है? आपका जड़ है। तो जड़ से जो जाइलम ऊतक है इसमें बीच बीच में स्पेस खाली होते हैं, जिसकी वजह से जो जड़ में जो घुला हुआ जो पानी है, ठीक है, जड़ में क्या है? पानी है, पानी के अंदर आपके क्या क्या घुले हुए हैं? खनिज, लवण। क्लियर? ये सब चीज जो है वो आपके जड़ में घुले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेस की वजह से, ये जो बीच में खाली स्थान हो रहा है, उसकी वजह से जो पौधे हैं वो ऊपर की भाग में उसको बहुत इजीली खींच लेते हैं। ठीक है, तो जाइलम की सहायता से क्या होता है? जो जितने भी लवण है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, जाइलम द्वारा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। क्लियर? जाइलम में पदार्थों के परिवहन कई प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक तो जड़ की कोशिकाओं की तुलना में मिट्टी में पानी ज्यादा होने से परासरण द्वारा पानी जड़ों की कोशिकाओं में आ जाता है, और दूसरा आमतौर पर पौधों के रंध्र व पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कई पौधों से काफी मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन भी एक ऐसी प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन या फिर हम इसे ही कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन और ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि जो पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनमें आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है तो पौधे उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू उन लोग क्या करते हैं? अपने वाटर को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और ये बात कि जाइलम की नलियों में अवकाश होने की वजह से क्या होता है? खिंचाव बढ़ता है और जो पानी है वो बहुत जल्दी जड़ से अन्य भागों तक पहुंच जाता है। ठीक है, फ्लोएम ऊतक में कोशिकाएं जीवित हैं, उनके जरिए पानी में घुलित अन्य पदार्थ जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल आदि का परिवहन कई बार जीवित कोशिकाओं से ऊर्जा की मदद से होता है। तो इनमें क्या क्या होता है? शर्करा, अमीनो अम्ल। क्लियर? ये सब का जो ट्रांसफर है ये क्या हो जाता है? बहुत इजीली फ्लोएम ऊतक की सहायता से हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे कि ये तो बात हो गई आपके परिवहन से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है ना, जो मनुष्य है उसमें उत्सर्जन होता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसका, वैसे ही पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, कैसे होता है उत्सर्जन? चलिए देखते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, तो आपका टॉपिक क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन।
अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पौधों में ज्यादातर जो पदार्थ का उपयोग किसी ना किसी तरीके से तो हो ही जाता है। कुछ पदार्थ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी पौधे की सतह के रंध्रों या क्या अवकाश से विसरण द्वारा निकल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे पौधों से क्या क्या निकलता है? पानी निकलता नहीं है, पानी, ऑक्सीजन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कोशिकाओं के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसका यूज तो हम इजीली कर लेते हैं, आपको पता है किसमें किसमें यूज करते हैं। दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनी अतिरिक्त ऑक्सीजन श्वसन में उपयोगी नहीं होती। क्लियर? वो रंध्रों के द्वारा निकल जाती है। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं दिन में, जब दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उनके द्वारा जो निकला ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से निकला हुआ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन निकलता है बाहर, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं होता। ये क्या होता है? रंध्र की सहायता से बाहर निकल जाता है, रंध्र की सहायता से बाहर निकल जाता है। और यही जो बाहर निकलता है वही ऑक्सीजन हमारे ब्रीदिंग के लिए, हमारे श्वसन के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, और जो श्वसन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है दिन के समय, ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, इसका उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग हो जाता है। क्रिया में उपयोग हो जाता है। क्लियर? इस तरह से आपने देखा कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्या निकाल रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो रंध्र की सहायता से बाहर कर देते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन रहा है उसका उपयोग उन लोग जैसा कि आपको पता है पौधे श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे रात होता जाता है, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, ये जो प्रकाश संश्लेषण है वो कैसा हो जाता है? ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रिया है वो धीमी हो जाती है। तो रात के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है वो रंध्रों के द्वारा बाहर निकलने लगता है। ठीक है, इसका दर धीमा हो जाता है। ठीक है, तो रंध्रों से क्या निकलता है? रात में ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर। तो इसीलिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि रात के समय हमें किसी भी पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दिन के समय में तो पौधे ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन वही पौधे रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, बहुत नहीं लेकिन हानिकारक हो सकता है। क्लियर? अब बात करें वाष्पोत्सर्जन, जैसे पत्तियां, तना, फल, ये सब जो है वो पानी वगैरह अपने बॉडी से निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, यही क्या होता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो पौधों में जैविक प्रक्रियाएं हैं ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।